मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों की शख्सियत अंग्रेजीदां थी। दोनों ने लंदन से बैरिस्टर की ट्रेनिंग ली थी। दोनों अपने पालन पोषण की वजह से अपनी मातृभाषा के मुकाबले ब्रिटिश लहजे में अंग्रेजी बोलने में ज्यादा सहज थे। जिन्ना नेहरू की तरह नास्तिक तो नहीं थे, लेकिन उन्हें रात में 1 या 2 ड्रिंक्स लेने में कोई परहेज नहीं था जिसकी इस्लाम में मनाही है। दोनों अभिमानी, जिद के पक्के और बहुत जल्दी बुरा मान जाने वाले लोग थे। दोनों अपने प्रशंसकों से घिरे रहना पसंद करते थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों एकाकी जीवन जी रहे थे। मशहूर पत्रकार निशीद हजारी अपनी किताब मिडनाइट्स फ्यूरीज द डेडली लेगेसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन में लिखते हैं, 70 छू रहे जिन्ना जितने दुबले-पतले और कमजोर थे, नेहरू उतने ही फुर्तीले थे। पूरी उम्र रोज 2 पैकेट सिगरेट पीने वाले जिन्ना अक्सर हांफने लगते थे। जिन्ना की 6 फीट की काया का वजन था मात्र 63 किलो था। एक जमाने में उनके बालों की तुलना मशहूर अभिनेता सर जेरल्ड डू मॉरिये से की जाती थी, लेकिन 40 के दशक के मध्य तक उनके सिर का एक बाल सफेद हो चुका था। नेहरू के बाल समय से पहले झड़ने शुरू हो गए थे और उसे छिपाने के लिए वह गांधी टोपी लगाने लगे थे। जिन्ना के व्यक्तित्व में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। एक जमाने में उनकी नजदीकी दोस्त रही सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में कहा था, जिन्ना इतने ठंडे थे कि उनसे मिलते समय आपको कभी-कभी फर के कोट की जरूरत महसूस होती थी। एक आंख पर चश्मा, मोनोकल लगाए जिन्ना को लंबी मंत्रणा में जितना मजा आता था, नेहरू को उससे उतनी ही नफरत थी। जिन्ना अक्सर अपने प्रतिद्वंदियों की कमियों को भांपकर उनको झुकने पर मजबूर कर देते थे। किसी भी तरह के सुलह समझौते को वो तब तक मानने के लिए तैयार नहीं होते थे जब तक उन्हें पहले से ज्यादा की पेशकश न की जाए। एक बार उन्होंने नेहरू के बारे में ब्रिटिश लेखक बेवरली निकोल्स से कहा था, इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम दोनों को जोड़ सके। हमारे नाम, हमारे कपड़े, हमारा खाना सब एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारा आर्थिक जीवन, हमारे शैक्षिक विचार, महिलाओं और पशुओं के प्रति हमारी सोच, सब में हम एक दूसरे को चुनौती देते हुए पाए जाते हैं। पाकिस्तान बनाने का सपना किसी और व्यक्ति ने देखा था, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा जिन्ना के नाम से जोड़कर देखा गया। जब से मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मुस्लिम देश की संभावना के बारे में सोचना शुरू किया, जवाहरलाल नेहरू उनके सैद्धांतिक दुश्मन बन गए। नेहरू ने इस विचार का हमेशा विरोध किया कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से अलग हैं। उनके लिए हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का आपस में मिलना जुलना ही भारत की असली पहचान थी। उनकी नज़र में भारत अमेरिका की तरह था, जिसमें हर अलग संस्कृति को अपने आप में आत्मसात करने की गजब की क्षमता थी। नेहरू उसूलन इस सोच के खिलाफ थे कि कोई आधुनिक देश धर्म पर भी आधारित हो सकता था। वो इस सोच को मध्ययुगीन मानते थे। निशीद हजारी लिखते हैं, नेहरू की नज़र में यह बहुत बड़ी विडंबना थी कि जिनका मुस्लिम मुद्दों से दूर दूर का वास्ता नहीं था, जिन्हें बिल्कुल भी दबाया नहीं गया था, वे लोग एक मुस्लिम देश बनाने की वकालत कर रहे थे। हालांकि नेहरू और जिन्ना एक दूसरे को पिछले 30 वर्षों से जानते थे, लेकिन 40 का दशक आते आते दोनों के बीच दूरियां न सिर्फ बढ़ी बल्कि निजी भी होती चली गईं। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में बंद रहने के दौरान नेहरू ने अपनी जेल डायरी में लिखा, मुस्लिम लीग के ये नेता एक सभ्य दिमाग के अभाव का एक जीता जागता उदाहरण हैं। जिन्ना ने नेहरू के इन विचारों का जवाब उतनी ही कड़ी भाषा में दिया। एक भाषण में उन्होंने कहा, इस युवा नेता की भारत की आध्यात्मिक एकता और सभी समुदायों के बीच भाईचारे की सोच में बुनियादी गड़बड़ी है।
नेहरू उस पीटर पैन की तरह हैं जो न तो कोई नई चीज सीखते हैं और न ही किसी पुरानी चीज को छोड़ते हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को मुसलमानों के 5% से भी कम वोट मिले। इसके बावजूद जिन्ना ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र नुमाइंदा बताने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। नेहरू ने शुरू में इसे गंभीरता से नहीं लिया। जिन्ना के साथ नेहरू के पत्राचार हुए, लेकिन जब एक पत्र में जिन्ना ने नेहरू को लिखा, मेरे लिए आपको अपने विचार समझा पाना अब मुश्किल हो चला है, नेहरू ने जिन्ना को पत्र लिखना छोड़ दिया। 1943 में आज़ादी से 4 साल पहले ही नेहरू का जिन्ना से इस कद्र मोहभंग हो चुका था कि वो उन्हें उनका पाकिस्तान देने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा, जिन्ना को अपने छोटे से देश को चलाने देने का फायदा ये होगा कि वो भारत के विकास में रोड़े कम अटकाएंगे। नेहरू ने तब तक पाकिस्तान की मांग को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। जब 1944 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में 3 घंटे तक भाषण दिया तो नेहरू ने अपनी जेल डायरी में लिखा, जिन्ना ने कितना मुखर, अशिष्ट, भड़कीला और अहंकारी भाषण दिया। भारत का और यहाँ के मुसलमानों का ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उन पर इस शख्स का इतना असर है। मेरी नज़र में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को हिंदू मुसलमानों के घटिया सांप्रदायिक झगड़े में बदल दिया है। जिन्ना नेहरू टकराव का बारीक वर्णन मशहूर पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में किया है। दुर्गा दास लिखते हैं, साल 1938 में लीग के अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने नेहरू की उस सोच को चुनौती दी कि इस समय भारत में सिर्फ 2 ही शक्तियां हैं, अंग्रेज और कांग्रेस। जिन्ना ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भारत में 2 नहीं 4 शक्तियां हैं, ब्रिटिश राजघराने, हिंदू और मुसलमान। उन्होंने कांग्रेस को फासिस्ट संगठन की संज्ञा दी। जब मैंने देखा कि अंग्रेज अपने सबसे बड़े दुश्मन कांग्रेस को इस तरह आड़े हाथ लिए जाने से खुश हो रहे हैं, तो मैंने जिन्ना से मिलकर कहा कि इससे गांधी जी को तकलीफ पहुंचेगी और उनके प्रति कांग्रेस का रवैया और कड़ा हो जाएगा। इस पर जिन्ना का जवाब था, दुर्गा, गांधी यही भाषा समझते हैं। आज़ादी से पहले हुई लंदन वार्ता में जिन्ना ने नेहरू का अपमान करने का कोई मौका नहीं चुका, लेकिन उनके साथ गए सिख नेता बलदेव सिंह को उन्होंने अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की। बाद में एस गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी में लिखा, सालों बाद बलदेव सिंह ने याद किया कि जिन्ना ने उनके सामने मेज पर पड़ी माचिस की डिबिया दिखाते हुए उनसे कहा था कि अगर मुझे इसके बराबर भी पाकिस्तान मिलता है तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। जिन्ना ने कहा था, अगर आप सिखों को मुस्लिम लीग के साथ आने के लिए मना लें तो हमारे पास एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा जिसके दरवाजे दिल्ली पर खुलेंगे। भारत में ब्रिटेन के वायसराय लॉर्ड वेवेल को उम्मीद थी कि गठबंधन सरकार में नेहरू और जिन्ना कुछ महीनों तक एक साथ काम कर लें तो उनके बीच एक तरह की समझबूझ पैदा हो सकती है। उसी को ध्यान में रखकर वेवेल ने अंतरिम सरकार में नेहरू के नेतृत्व में 6 कांग्रेसियों, 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों और 3 छोटे अल्पसंख्यक समूहों के नुमाइंदों को मनोनीत किया था। दूसरे शब्दों में वो कहना चाह रहे थे कि ब्रिटिश राज से भारत की आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि नेहरू और जिन्ना किस हद तक अपने मतभेदों को पाट लेते हैं। इसी भावना के तहत नेहरू ने जिन्ना को एक पत्र लिखकर उनसे 15 अगस्त 1946 को बंबई में मिलने की इच्छा प्रकट की थी। वेवेल ने नेहरू को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो जिन्ना से किसी सकारात्मक जवाब की उम्मीद न करें। यही हुआ भी। जिन्ना ने नेहरू को जवाब दिया, मुझे पता नहीं कि आप और वायसराय के बीच क्या बातचीत हुई। अगर आप ये उम्मीद पाले हुए हैं कि मैं कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में काम करूंगा तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
ये क्लासिक जिन्ना थे, अक्खड़, तीखे और हठीले। ये जवाब नेहरू से ज्यादा उनके अपने अनुयायियों के लिए था। जब नेहरू ने जिन्ना को सफाई दी और 15 अगस्त को बंबई पहुंच गए तो जिन्ना ने उन्हें एक और पत्र लिखा, आपने कुछ सफाई दी है जिनसे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। आपने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की है। मुझे खुशी होगी अगर आप 6 बजे मुझसे मिलने आ जाएं। नेहरू शाम 5:50 पर ही जिन्ना से मिलने उनके घर पहुंच गए। वकालत में काफी नाम कमाने के बाद जिन्ना ने मलाबार हिल पर संगमरमर का आलीशान घर बनवाया था। 17 साल बाद अपनी पत्नी के मरने के बाद से ही जिन्ना उस घर में अपनी बहन फातिमा और नौकरों के साथ रह रहे थे। उस दिन दोनों नेताओं के बीच 80 मिनट की बातचीत हुई। बाद में लॉर्ड वेवेल ने अपनी आत्मकथा में लिखा, जिन्ना की स्टडी में हुई इस बातचीत में वो बहुत थके हुए लग रहे थे। दरअसल इनमें से किसी की मिलमिलाप करने की इच्छा नहीं थी। जिन्ना को अपने से जूनियर और युवा नेहरू के मातहत काम करने का विचार कतई मंजूर नहीं था और न ही वह चाहते थे कि कांग्रेस अपने कोटे से किसी मुस्लिम को मंत्री के रूप में नामांकित करे। उधर नेहरू भी नहीं चाहते थे कि सरकार में लीग के प्रतिनिधि उनके नेतृत्व पर सवाल उठाएं या अंग्रेजों से पूर्ण आजादी की उनकी मुहिम को जरा भी धीमा करें। उन्होंने लिखा, कांग्रेस के हाथ पैरों को जीरो में नहीं जकड़ा जा सकता। जब माउंटबेटन ने भारत में वायसराय का कार्यभार संभाला तो वह नेहरू को पहले से जानते थे क्योंकि वो उनसे सिंगापुर में मिल चुके थे। भारतीय परिस्थितियों का अंदाजा लेने के लिए माउंटबेटन ने नेहरू को अपने स्रोत की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने उनसे जानना चाहा कि उनका जिन्ना के बारे में क्या आकलन है। कैम्पबेल जॉनसन अपनी किताब माउंटबेटन में लिखते हैं, नेहरू ने कहा, जिन्ना के बारे में सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक व्यक्ति के रूप में उन्हें काफी देर से 60 की उम्र पार कर जाने के बाद कामयाबी मिली है। इससे पहले भारतीय राजनीति में उनकी खास हैसियत नहीं थी। वो ज्यादा अच्छे तो नहीं पर कामयाब वकील जरूर थे। उनकी कामयाबी का रहस्य उनकी इस क्षमता में निहित है कि वह लगातार नकारात्मक रवैया अपनाए रह सकते हैं। 31 मार्च से 4 अप्रैल 1947 के बीच गांधी ने माउंटबेटन से 5 बार बातचीत की। माउंटबेटन लिखते हैं, गांधी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि मिस्टर जिन्ना को सरकार गठित करने का पहला मौका दिया जाना चाहिए। अगर वह ये प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो कांग्रेस ईमानदारी से खुलकर उनसे सहयोग की गारंटी दे बशर्ते जिन्ना की मंत्रिपरिषद भारतीय जनता के हित में काम करे। मैं यह प्रस्ताव देखकर चौंक गया। मैंने उनसे ही पूछा, इस पेशकश पर जिन्ना क्या कहेंगे? गांधी का जवाब था कि अगर आप उन्हें बताएंगे कि यह फार्मूला मैंने तैयार किया है तो उनका जवाब होगा, उस धूर्त गांधी ने। बहरहाल गांधी की ये पेशकश जिन्ना को कभी बताई ही नहीं गई। स्टेनली वॉलपर्ट जिन्ना की जीवनी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, माउंटबेटन ने इस मसले पर पहले नेहरू से बात की। उनकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से नकारात्मक थी। नेहरू को ये जानकर बड़ी ठेस लगी कि उनके महात्मा उनकी जगह कायदे-आज़म को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। गांधी जिन्ना को अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि इस तरह का प्रस्ताव जिन्ना के अहम को कितना मीठा स्पर्श दे सकता है। लेकिन नेहरू ने माउंटबेटन से कहा कि ये सुझाव एकदम अव्यावहारिक है। 7 अप्रैल 1947 की सुबह जिन्ना अपनी बहन के साथ वायसराय के डकोटा विमान में बैठकर दिल्ली से कराची पहुंचे। हवाई अड्डे से सरकारी आवास की तरफ जाते हुए हजारों लोगों ने जिन्ना के स्वागत में नारे लगाए। अपने बंगले की सीढ़ियां चढ़ते हुए जिन्ना ने अपने एडीसी लेफ्टिनेंट एसएम एहसान की ओर मुखातिब होकर कहा,
तुम्हें पता नहीं होगा कि मैंने इस जिंदगी में पाकिस्तान बनते देखने की उम्मीद नहीं की थी। 14 अगस्त को अपने सम्मान में दिए डिनर में माउंटबेटन का आसन फातिमा जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत अली खां के बीच में था। माउंटबेटन लिखते हैं, वो दिल्ली में आधी रात को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में ये कहकर मेरी खिंचाई कर रहे थे कि किसी जिम्मेदार सरकार का ज्योतिषियों के निकाले गए मुहूर्त के आधार पर चलना कितना विचित्र है। मैं उन्हें ये जवाब देते देते रह गया कि कराची में होने वाले समारोह का कार्यक्रम भी इसीलिए बदला गया है कि जिन्ना को रमजान की याद नहीं थी, वरना वो तो दोपहर का भोज देना चाहते थे जिसे बाद में रात्रि भोज में बदलना पड़ा था। इसके बाद नेहरू और जिन्ना की सिर्फ एक बार मुलाकात हुई। भारत की आज़ादी के 2 हफ्तों के भीतर लाहौर में बढ़ रहे शरणार्थियों की समस्याओं को सुलझाने जिन्ना खुद लाहौर पहुंचे। 29 अगस्त को गवर्नमेंट हाउस में उनकी और नेहरू की दूसरे पाकिस्तानी और भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात हुई। ये आखिरी मौका था जब दोनों प्रतिद्वंद्वी एक ही छत के नीचे साथ साथ बैठे। इस मुलाकात के 1 साल और 13 दिनों बाद जिन्ना का निधन हो गया। 11 सितंबर 1948 को जिस दिन जिन्ना का निधन हुआ, नेहरू ने उनसे अपनी प्रतिद्वंदिता को एक आखिरी झटका दिया। राजमोहन गांधी सरदार पटेल की जीवनी में लिखते हैं, जब पाकिस्तान के संस्थापक को कब्र में लिटाया जा रहा था, नेहरू ने अपने सैन्य कमांडरों को हैदराबाद की तरफ मार्च करने का आदेश दिया। जब बंगाल के राज्यपाल कैलाशनाथ काटजू ने पूछा कि क्या जिन्ना के सम्मान में भारत के झंडे आधे झुका दिए जाएं, तो सरदार पटेल ने बहुत रूखेपन से जवाब दिया, क्या वह आपके रिश्तेदार लगते हैं?